दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विकलेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। मित्रों, इस चैनल में लेके आता हूँ मैं आपके लिए प्रेरणादायक, मनोरंजक और खूबसूरत कहानियाँ। ये जो कहानी है ये अपने दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, क्योंकि इसमें शिक्षा है, इसमें इसमें प्रेरणा है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसलिए ये कहानी जब मैंने सुनी तो मेरी आंखों में भी पहली बार आंसू आ गए और मुझे लगता है कि ये कहानी आपको भी उतना ही टच करेगी जितना इसने पहली बार मुझे किया था। ये एक लड़की की कहानी है और लड़कों के लिए एक शिक्षा भी है। तो पति ने जैसे ही घर पे काम पांव रखा तो उसने आवाज दी, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो, जरा इधर आओ। आवाज सुनते ही पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, क्या बात है? अरे तुम्हारी बेटी का रिश्ता आया है भाई, तुम्हारी बेटी का रिश्ता आया है और एक बड़ा ही अच्छा और इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है और बैंक में काम करता है। बस तुम्हारी बेटी हाँ कर दे तो सगाई कर देते हैं। और बेटी उनकी एकमात्र थी, इकलौती लड़की थी और इतनी प्यारी कि हमेशा घर में आनंद का वातावरण उसकी वजह से बना रहता था। बस एक प्रॉब्लम थी, एक दिक्कत थी कि कभी कभार सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी वो उनके पीछे पड़ जाती थी। जो श्रीमान थे वो सिगरेट और पान मसाला कभी कभी खाते थे, कभी कभी क्या सिगरेट अक्सर खाते थे और पान मसाला, और उसकी वजह से बेटी उनको कई बातें सुना देती और पत्नी भी उसका साथ देती। लेकिन वो मजाक में ये बातें फिर टल जाती। लेकिन बेटी बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। एसएससी जैसे उसने पास किया तो ट्यूशन और सिलाई का काम करके अपने पिता की, जिनका कारोबार कोई इतना अच्छा नहीं था, वो जो नौकरी करते थे इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी मदद करती और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट हो गई और अब वो सरकारी नौकरी करती थी। लेकिन उसके पिता जो है पगार का एक रुपया उससे नहीं लेते थे और रोज उसे कहते कि बेटी ये पगार तू अपने पास रख, तेरे भविष्य में काम आएगी। खैर, बेटी ने सहमति दे दी और बेटी की सहमति के साथ युवराज के साथ उसकी सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया गया। शादी की तैयारियां चल पड़ी और शादी में 10-15 दिन बाकी थे। बाप ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हो गई है और उनसे मैंने दहेज के बारे में पूछा, लेकिन वो कहते हैं कि दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपया, ना कोई गहना, ना कोई चीज़, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रुपए जमा किए हैं, ये 2 लाख रुपए मैंने तुम्हारे दहेज के लिए जमा किए थे, इसका चेक मैं तुम्हें दे देता हूँ और ये तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे। तू सारे पैसे, ये पैसे सारे ले ले और तू अपने खाते में जमा करवा लेना। ओके पापा, ओके, कोई बात नहीं। और बेटी ने छोटा सा जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। अब समय बीतते कोई टाइम नहीं लगता, 10-15 दिन शादी में रह गए थे। शादी का दिन आ गया और बारात भी आ गई। सज धज के बारात आई उनके घर और पंडित जी ने जैसे ही वेदी पर बैठकर विवाह की कार्रवाई शुरू की, मंत्रोच्चारण हुआ और फेरे आने का जैसे टाइम हुआ तो एक बड़ी कोयल सी चहकती हुई आवाज आई कि रुकिए पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से थोड़ी बात करनी है। पापा, आपने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया और खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज मैं नहीं चुका सकती, लेकिन मेरे पति युवराज और मेरे ससुर जी, हम सब ने बात की और उनकी सहमति से जो आपने 2 लाख रुपया मेरे अकाउंट में जमा करवाया था, उसका मैं चेक आपको वापस देना चाहती हूँ और ये चेक मैं आपको वापस देती हूँ। इस रुपए से आप मेरी शादी के लिए जो आपने उधार लिया है वो वापस दे देना और एक दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने अपनी पगार से बचत करके अपने लिए बचाया था, ये भी मैं आपको दे रही हूँ और इसमें भी युवराज और मेरे ससुर दोनों की सहमति है। जब आप रिटायर होंगे ना, तब आपके काम आएंगे।
और मैं नहीं चाहती कि आप आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े। पापा, अगर मैं लड़का होता तो तब इतना करना तो मेरा फर्ज बनता था ना। और वहां पे जो भी थे उन सब की नज़र उन बेटी पर थी। और पापा, अब हालांकि मेरे पति और मेरे ससुर जी ये नहीं मानते दहेज के बारे में, लेकिन मैं आपसे दहेज मांगना चाहती हूँ। दहेज दोगे मुझे? बाप ने भारी आवाज़ में हाँ बेटा, बस इतना ही बाप के मुंह से निकला। तो पापा, दहेज में आप एक वचन दीजिए मुझे कि आज के बाद आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तम्बाकू, पान मसाला जो भी आप खाते हैं बिल्कुल छोड़ देंगे। बस इन सब की मौजूदगी में बस मैं आपसे इतना ही मांगना चाहती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता? मना कैसे करता लड़की का बाप? और शादी में लड़की की विदाई में हर एक ने कन्या पक्ष के लोगों को रोते देखा होगा, लेकिन आज बारातियों की आंखों में भी आंसू थे। सब बारातियों की आंखों में से आंसू की धारा निकल रही थी। और मैं दूर शगुन के तौर पर एक लिफाफा जो उस लड़की के लिए लेके आया था, मैं ये सोच रहा था कि ये रुपया, ये जो मेरी जेब में जो लिफाफा है, साक्षात लक्ष्मी को मैं लक्ष्मी देना चाहता हूँ। और उस समय एक सवाल मेरे मन में ज़रूर उठा कि भ्रूण हत्या करने वालों, आपको इस तरह की लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? आपको इस तरह की लक्ष्मी मिलेगी क्या? आप भी अपने आप को संभालिए, प्रेरणा लीजिए इससे, बट प्लीज सेव द गर्ल्स, प्लीज सेव द गर्ल्स। और ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसको अपनाइए और बच्चियों का सम्मान कीजिए। अब एक और छोटी सी कहानी जो कि पारिवारिक परिवेश की ही है, पारिवारिक कहानी है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। मित्रों, ऐसा हुआ कि 65 साल की उम्र में एक बुजुर्ग थे, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए और उनको इलाज करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने पहले उनका मुआयना किया, फिर उनसे जो सवाल पूछे कुछ, उसमें पूछा कि सर आपके बच्चे क्या करते हैं? बुजुर्ग ने कहा कि मेरा एक बेटा है, उसकी मैंने शादी कर दी और वो बड़ा सुखी है, अमेरिका में सेटल्ड है। उसकी पत्नी और वो दोनों अमेरिका में सेटल्ड हैं, और मेरी जो पत्नी है वो बस चली गई है और यहाँ मैं अकेला हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। बातों बातों में डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप पूरी नहीं कर सके? वो बुजुर्ग बोले, हाँ, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन 5 स्टार होटल में रहूं, एक दिन मैं 5 स्टार होटल में रहूं, ऐसी मेरी मन में ख्वाहिश थी। डॉक्टर ने पूछा कि आपके पास प्रॉपर्टी ये वो कितनी है? बुजुर्ग ने कहा कि मैं अब एक फ्लैट में रहता हूँ, वो फ्लैट मेरा है और एक मेरा 10 एकड़ का एक फॉर्म है और उसकी कीमत आज की डेट में करीबन 8 करोड़ रुपया होगी, 8 या 10 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। डॉक्टर चौंका। डॉक्टर ने कहा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप सारी प्रॉपर्टी अपनी बेचकर मजे की जिंदगी जी सकते हैं? और अगर मेरी राय माने तो आपका जो प्लॉट है 8 करोड़ का या 10 करोड़ का, उसको बेच दीजिए। 8 या 10 करोड़ जो भी आपके पास आएगा, आधा 4 या 5 करोड़ की आप दूसरी संपत्ति खरीद लें और बाकी के 4 करोड़ रुपए आप खर्च करें। एक 5 स्टार होटल में अपने आप को शिफ्ट करें, एक 5 स्टार होटल में लें, एक कमरा लें जहां लगभग रोज का 10,000 या 12,000 रुपया किराया होगा, वहां रहिए। और उस बुजुर्ग ने ऐसा ही किया।
उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को 8 करोड़ रुपए में बेचा और 4 करोड़ में दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली और बाकी के जो पैसे हैं वो अपने बैंक अकाउंट में रख लिए और एक 5 स्टार होटल में उन्होंने कमरा ले लिया जिसका किराया जो था 10,000 रुपया रोज का था और उसमें स्विमिंग पूल, जिम और अलग अलग तरह के स्वादिष्ट जो बुफे थे वो लगते थे और रोज नए नए और अच्छे लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती थी और हर महीने वो मौसम के हिसाब से शहर बदलते और अच्छे शहर में जाके उसी तरह के एक 5 स्टार होटल में कमरा लेते और अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाते। ये उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया और उसके बाद उनको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, डिप्रेशन से बाहर आ गए वो और 73 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ, एक 65 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में गए थे और 73 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने 4 करोड़ में खरीदी थी अब 12 करोड़ की हो चुकी थी और खुलकर खर्च करने के बाद इतने साल 5 स्टार होटल रहने के बाद भी उनके अकाउंट में लगभग 1.25 करोड़ रुपए बाकी थे और 5 स्टार में रहकर वहाँ के एटमॉस्फेयर में रहकर वहाँ योगा, मेडिटेशन, इस तरह तरह के जो कार्यक्रम चलते रहते थे उनकी वजह से उनको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ और वो 73 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ वो पूर्णतया सही व्यक्ति थे, बिल्कुल डिप्रेशन नहीं था। उनके बच्चे भी उनको मिलने आते थे और वो अमेरिका जाके भी होटल्स में रहते थे, अपने बच्चों के पास नहीं रहते थे। तो इससे शिक्षा क्या है? इससे शिक्षा क्या मिलती है कि कमाई हुई संपत्ति जो है, जो आपने लेके रखी हुई है, आपके बच्चों के भी काम नहीं आएगी। आप उसको मरने से पहले खर्च कर लीजिए। आप जितनी कमाई हम लोग करते हैं, हम हिंदुस्तानी जितनी कमाई करते हैं, वो कमाई अगर हम खर्च करना शुरू कर दें तो ख़त्म नहीं होती। लेकिन उसका गलत उपयोग मत करिए और आप अपने कमाए हुए धन को अगर जीते जी खर्च नहीं करते तो कमाना बेकार है। तो ये अगर कोई मेरा साथी या मेरे कोई ऐसे सुन रहे हैं जो अभी इस स्टेज पर हैं तो वो इसको सीरियसली लीजिए और सीरियसली लीजिए, इस पर अमल करिए और यकीन करिए कि ये आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे होंगे जो आप अब बिताएंगे। तो अब शो की कहानियाँ जो हैं उनको तो मैं थोड़ा विराम देता हूँ, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो करनी ज़रूरी इसलिए हैं कि उनसे कम से कम मुझे असर हो रहा है। देखिए, मेरे पंजाब में जो परिवर्तन हुए हैं बड़े ही, पहले तो लगता था कि एक अमूल चूक परिवर्तन है हमारे पंजाब की राजनीति में, लेकिन अब धीरे धीरे ये महसूस होने लगा है कि शायद महसूस हो रहा है, कोई मैं इसको ये मान नहीं रहा कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन अब वो गलती महसूस होनी शुरू हुई है। 1-2 दिन पहले जो वीसी राज बहादुर हैं उनके साथ जो ह्यूमिलिएटिंग जो बर्ताव हुआ है मंत्री की तरफ से, वो एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है, बड़ा चुभता हुआ सवाल है। मैं ये भी नहीं मानता, ये नहीं कहता कि मंत्री ही उसमें जिम्मेदार हैं, लेकिन मंत्री जी जो हैं उनको ये जो स्टेज है, जो अचानक उनका कद बढ़ा है, उस कद की अभी आदत नहीं है और उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो इतनी हवा दे देते हैं कि ये समझ नहीं आती कि किससे बात हो रही है और कितनी बात करनी है, क्यों बात करनी है और किस लहजे में बात करनी है। भगवंत मान जी ने कोशिश की है ये बात करने की और ये भी एक बयान दिया है कि इस मामले को किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद मान साहब आपका, जो आपने इस तरह से ये बात की। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं ये बार बार उठेंगी, क्योंकि हमें भी ये अभी महसूस होना शुरू हो गया है कि जो व्यक्ति जो पब्लिक डोमेन में आगे आ रहे हैं उनमें लिहाज और शर्म, ये बातें में थोड़ी कमी है। तो इसलिए थोड़ा सा परिपक्वता की ज़रूरत है कि पब्लिक डोमेन में किसके साथ क्या बात करनी है। आप
जब सत्ता में आप लोग होते हैं, हम लोग जब पावर होते हैं, जब हम कोई भी व्यक्ति, ये मेरा कोई भी दोस्त जो पॉलिटिशियन है वो ये बात सुन ले कि जब हम पावर में होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के सबसे सहज कर और संभल कर चलने वाला वक्त होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्ता में होता है तो वो जो भी करे, जिसको मारना चाहे वो मर जाएगा। लेकिन तब जब हमारे पास सत्ता होती है वही एक समय होता है कि हमें किस तरह से रहना है। ये ईश्वर ने आपको सत्ता दी है, लेकिन इसके साथ ये एक कर्ज भी हो सकता है। आप आपके सत्ता के मद में कुछ ऐसा मत कर लीजिए कि आपको उसकी आह लगे। और हाँ, ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो लूटपाट करते रहे हैं, जो करते रहे हैं, उनके साथ बात कीजिए। लेकिन जो गुरु है, जो वाइस चांसलर है, या जो पब्लिक डोमेन में जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ थोड़ा संभल के बात कीजिए। अब एक और परिवर्तन बड़ा खराब लगा कुछ दिन पहले ही, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि संगरूर के जो एमपी हैं सिमरनजीत सिंह मान, वो भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, जिसको आज भी हम नमन करते हैं, और नमन इसलिए करते हैं कि उनकी वजह से हमें स्वराज का एक नारा मिला। लेकिन वो स्वराज का एक नारा उनकी तरफ से मिला, अदरवाइज तो डोमिनियन स्टेटस के लिए हमारे गांधी जी, नेहरू जी, ये सब अंग्रेज़ों के पिटलग्गू और अंग्रेज़ों के तलवे चाटने के लिए तैयार थे। उस जैसे लोग को आप कह रहे हैं कि आतंकवादी थे, ही वॉज अ टेररिस्ट, एंड सिद्धू मूसेवाला और संत जरनैल सिंह भिंडरावाले दे वर शहीद। इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। जो अलख भगत सिंह ने लगाई वो संत जरनैल सिंह नहीं लगा पाए। और आप सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो रब को नहीं मानते थे इसलिए वो टेररिस्ट थे। थोड़ा सा लिहाज कीजिए मान साहब, ये इस तरह से चलने वाला नहीं है। और केवल 1.5 साल के लिए आप बने हैं। 2024 में आपने फिर अग्नि परीक्षा देनी है, और तब के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो 2024 में आपकी ज़मानत जब्त होगी। ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। और बात उसके अगले दिन ही बात ये सीधी हुई कि उनका जो बेटा है, अगले दिन जो खबर आई कि बेटा ईमान सिंह मान, उन्होंने पंचायत की 125 एकड़ जगह घेर के रखी हुई है। क्या आप इसलिए बातें कर रहे थे कि उस पर नज़र ना जाए? तो थोड़ा सा संभलिए सब लोग। आपको सत्ता मिली है, और सत्ता आपको हम लोगों ने दी है, मुझ जैसे वोटर्स ने आपको वोट डाला है तो सत्ता मिली है। इसलिए हमारा मजाक मत उड़ाइए, हमारा मजाक मत उड़ाइए। थोड़ा सा वो लिहाज कीजिए हमारा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि इस तरह की बातें मत करिए। और इस कार्यक्रम का, इस शो का, जिसका नाम है विकलेश हूँ मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा, इसका आज के शो का अंत मैं इस जिगर मुरादाबादी के एक शेर के साथ करना चाहता हूँ कि उनका जो फ़र्ज़ वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। अगर किसी को कोई बात चुभी हो तो मैं क्षमा का याचक नहीं हूँ। चुभी है तो मैंने बात की है तो चुभी है, कुछ ऐसा हुआ है तो आपको चुभा है। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।